नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फंक्शन और फंक्शन के अंदर अपन ने एक क्लास अभी कर ली है, दूसरी क्लास आज हम करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। प्रांत और प्रेशर यानी डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज की जो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं वो अपनी 11th क्लास की जो बुक्स उसकी एक्सरसाइज 2.3 जो है उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको आज हम करते हैं और वही क्वेश्चन जो है वो मैंने सारे बोर्ड पर लिखे हैं। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन से और ये क्वेश्चन जो है ये है अपना फंक्शन की डेफिनेशन पर आधारित। ठीक है, देखो पर्सन में ये कह रहा है कि दो फंक्शन आपको डिफाइन दे रखे हैं। एफ एक्स है वो इस प्रकार से कि एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर के बराबर होगा कब, जब एक्स की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 3 के बराबर या 3 से छोटी हो तो एफ एक्स की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर। और अगर एफ एक्स का मान 3x होगा कब, जब एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी या 3 के बराबर और 10 से छोटी या 10 के बराबर हो तो एफ एक्स का मान ये होगा। ठीक है, एक इसी प्रकार से जी एक्स और दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इसमें से एफ एक्स और जी एक्स से दोनों ये तो फलन है, ये फलन नहीं है। ठीक है, ये अपने चेक कर रहा है। अब फलन और फलन नहीं है, इसके लिए कैसे अपन डिसाइड करेंगे कि ये फलन होगा या नहीं होगा। तो पिछली क्लास में मैंने फलन की जो डेफिनेशन थी ना उसमें बताया था कि ए से बी में परिभाषित संबंध फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी के केवल और केवल एक अवयव से संबंध हो, तो वो जो संबंध है वो फलन कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब जो प्रांत है उसका एक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से संबंधित होगा। ठीक है, प्रांत का दूसरा अवयव सह प्रांत के एक अवयव से संबंधित होगा। ठीक है, तो प्रांत के तो सारे अवयव संबंधित होंगे सह प्रांत के अवयव से, लेकिन एक प्रांत का एक अवयव केवल एक से सह प्रांत के एक अवयव से अपना रिलेशन रखेगा, तो वो जो संबंध है वो अपना क्या कहलाता था, फलन कहलाता था। देखो अब देखो, मैं इस ये जो एफ एक्स है ना इसको मैं सीधा और कर्मित गुण के रूप में लिख रहा हूँ। देखो आप x की वैल्यू रखो, x का मान कहाँ से ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं क्योंकि x का मान 0 से 3 तक है। तो x का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, यानी एफ एक्स का मान कितना आएगा, x बराबर 0 यहाँ रखोगे तो एफ एक्स का मान कितना 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। अगर आप x का मान 1 लोगे क्योंकि 0 से 3 तक यहाँ लेना है, तो अगर 1 लोगे तो देखो रखो इसमें x का मान 1 तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 2 लो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 3 लो, 3 का स्क्वायर, 3 का मान यहाँ रखेंगे, एक्स का मान 3 यहाँ रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, फिर 3 यहाँ भी है कि एक्स का मान 3 के बराबर यहाँ भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रख दो तो भी एक्स का मान कितना आएगा, 3 या 9 ही आएगा। फिर एक्स बराबर 4 रखोगे तो 4 3 से बड़ा ना, तो 3 और 4 के बीच वाले तो एक्स का अगर मान 3 से 4 के बीच में है तो एफ एक्स का मान 3x लेना अपने को, रखो 4 दिया 12। इस प्रकार से हम 12 तक संख्या जो 10 तक संख्या अपन लिख सकते हैं। अगर आप जैसे मान लो कि आपने x बराबर 10 लिया तो आपको एफ एक्स का मान जो वो 30 मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ नीचे जी एक्स में, जी एक्स को हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। देखो वही तरीका, x बराबर 0 लोगे तो आपको जी एक्स का मान भी 0 मिलेगा। अगर आप x बराबर 1 लोगे तो जी एक्स का मान भी कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अगर 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो एफ एक्स का जो मान है ना वो यहाँ से अगर x का मान 2 लें तो यहाँ से अपने को एक दूसरा मान और मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी कि x का मान 3 लिया तो भी आपको 3 का स्क्वायर 9 ही मिल रहा था, 3 लेने पर 3 3 9, और यहाँ 3 ले रहे थे तो भी 3 3 9, 3 और 9 मिल रहा था। समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता, इसलिए हमने उसको 3 और 9 को दोबारा नहीं लिखा। लेकिन यहाँ देखो अगर आप x का मान 0 से 2 के बीच में लेते हो, x का मान 2 लेते हो तो 0 से 2 के बीच में जी एक्स का जो मान है वो एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आपको जी एक्स का मान निकालने के लिए x का मान 0 से 2 के बीच में अगर आप रखोगे तो आपको ये जी एक्स का मान एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर जी एक्स का 0 से 2 है, ये 0 नहीं है भैया 2, अगर 2 से लेके 10 तक की बात करोगे तो आपको जी एक्स का मान ये लेना है 3x। ठीक है, अब देखो हमने x बराबर 2 लिया तो 2 दिया 6 हो गया, और x का मान यहाँ से 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, बाकी और जो एलिमेंट आएंगे वो आप 2 3 रखोगे, जैसे मान लीजिए कि 3 रखे तो 2 और 3 के बीच में ना तो जी एक्स का मान 3x होगा तो 3 दिया 9, अगर 4 रखोगे तो 4 दिया 12। इस प्रकार से ये सारे अवयव आ गए। अब देखो ऊपर वाला तो फलन है, क्यों है, क्योंकि एक अवयव 0 का 0 से संबंध है, 1 का 1 से है, 2 का 4 से है, 3 का 9 से है, 4 का 12 से है, इस प्रकार से 10 का 30 से है। इस प्रकार से सारे अवयव अगर आप और भी लिखोगे ना तो सारे अवयव 1 का 1 से ही संबंध दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0 का संबंध 0 से है,
ए का 1 से संबंध हुआ, ठीक है, ए का 2 से है, ठीक है। अब देखो 2 का संबंध 4 से भी है, 2 का संबंध 6 से भी है, यानी ए का भी 2 ऐसा है जो 4 से भी संबंध रख रहा है, 6 से संबंध रख रहा है। और ये तो अपनी परिभाषा में नहीं था, हमारी डेफिनेशन तो क्या कहती थी कि ए का अवयव केवल 1 से संबंध रखना चाहिए। यहाँ ये 2 से रख रहा है, 4 से भी इसका संबंध और 6 से भी है, इसका मतलब ये जो है ना ये तो फलन नहीं है, और ऊपर वाला जो फलन है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा कि इसके अंदर x बराबर 2 यानी ए का अवयव 2 ऐसा है जो आपके प्रांत के 2 सह प्रांत के 2 अवयव से, यानी x या यूँ कह सकते हो कि 2 की इमेज, 2 का प्रतिबिंब या इमेज, 2 का प्रतिबिंब देखो यहाँ तो 4 है, यहाँ 6 है, यानी 2 के 2 प्रतिबिंब आ रहे हैं। और आपने जो फलन की जो परिभाषा थी उसमें ही क्या था, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ 2 अवयव का एक अवयव के 2 प्रतिबिंब आ रहे हैं, एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते, इसलिए ये फलन नहीं है, ठीक है। तो ये तो था अपना, और ये क्वेश्चन जो है ये कहाँ है, ये है अपनी एक्सरसाइज जो विविध प्रश्नमाला जो 11वीं क्लास की, उसमें पहला क्वेश्चन है, तो ये अपने को देखना था, ठीक है। अब देखो अपन बढ़ते हैं आगे, एक पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और करते, फिर प्रांत और परिसर के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। देखो एक ये क्वेश्चन देखो, यदि f(x) बराबर x² है तो f(1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो क्या दे रखा है, f(x) बराबर दे रखा है अपने को x², ठीक है, और हमें निकालना है कि f(1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1 इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ x है ना उस x की जगह पर 1.1 रख दो। तो देखो अगर 1.1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1.1 का स्क्वायर यानी 1.1 का स्क्वायर, फिर माइनस x की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1, 1.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.21 और माइनस 1 अपॉन 0.1, 0.21 अपॉन 0.1। अब पॉइंट के बाद में देखो अगर यहाँ 0 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद में 0 लगाएंगे तो उसी को वैल्यू नहीं होती। तो ये अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक ऊपर नीचे बराबर हो गए ना, तो ये कितना जाएगा 21/10, ये यूँ कह सकते हो 2.1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 2.1 आ गया। तो इस प्रकार से फलन के मान निकालना भी अपने को आने चाहिए, तो ये भी इजी था। अब देखो एक आगे क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी अपनी बुक का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन अभी जो मैंने करवाया ये क्वेश्चन है, ये तो है अपने जो विविध प्रश्नावली है ना उसमें, और ये क्वेश्चन जो है ना ये अपना है जो 4th क्वेश्चन है किसका 2.3 का। ये क्वेश्चन मैंने सारे उसी के लिख दिए हैं जो अपने 2.3 और विविध प्रश्नावली है उसमें फलन से संबंधित प्रांत और परिसर से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो सारे मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो संबंध से संबंधित है, वो संबंध अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ देखो क्या कह रहा है कि एक प्रतिचित्रण है टी एक प्रतिचित्रण है जो टेम्परेचर में कहाँ से, एक तो सेंटीग्रेड में है, सेल्सियस में तापमान मान है, और एक है फारेनहाइट में, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में और एक फारेनहाइट में। तो देखो क्या कह रहा है कि वो प्रतिचित्रण जो है ना वो इस प्रकार से डिफाइन है कि TC मतलब यहाँ जो C है ना वो क्या है टेम्परेचर, उसका सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, और वो दे रखा है कि उसका जो मान है ना, अब ये TC जो है ना क्या चीज़ है, देखो ये जो ध्यान से अगर ये रिलेशन देखे ना तो ये रिलेशन अपना जो है ये फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन होता है। फारेनहाइट तापमान की 2 इकाइयाँ हैं, ठीक है ना, फारेनहाइट और आपका डिग्री सेल्सियस, उसमें दोनों में रिलेशन ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है ये जो T जो है ना वो इस रिलेशन को ही दिखा रहा है ये, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है ये कि आपको T बराबर T0 का मान पूछा, T0 का मान पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि T0 यहाँ C है ना, C, इस C का मान आपको 0 करना है। तो T0 कितना जाएगा, देखो अगर मैं इस F की जगह लिखूँ कि TC लिखा हुआ है ना, अब देखो अपने को T0 निकालना है, T0 भाई TC मैंने क्यों लिखा है कि ये जो C है ना ये TC किसको बता रहा है, फारेनहाइट को, तापमान जो है उसको फारेनहाइट में बता रहा है, और वो किससे लिखा गया है, जो F जो लिख रहे थे ना उसको यहाँ क्या किससे लिख दिया, T से लिख दिया, ठीक है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड है, C के ऊपर डिपेंड है, इसलिए यहाँ C लिख दिया, ठीक है ना, इस T को और C का एक फंक्शन बना दिया, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखो अगर आप C की जगह 0 करोगे तो क्या जाएगा T0 मतलब 9/5 गुणा 0 और प्लस 32 बराबर हो जाएगा 32। तो देखो एक चीज़ याद रखें कि 0 डिग्री जो है ना 0 डिग्री 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि T बराबर 28 पूछा है तो 9/5 गुणा 28 और प्लस 32, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 72, 7 9 दूनी 18 7 25 और बटे 5 प्लस 32, 5 × 5 0 5 × 20
यानी ये आ जाएगा 136.4 फारेनहाइट। ठीक है, अगर 28 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप फारेनहाइट में बदलोगे ना तो 136.4 फारेनहाइट आएगा। इसी प्रकार से -10 लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, -10 कर लो। T -10 मतलब C की जगह पर आपको -10 करना है तो 9/5 गुणा -10 प्लस 32, 5 दूनी 10 -2 तो माइनस का 18 प्लस का 32 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 14। ठीक है, और अगर आप देखो एक चीज़ और पूछ रहा है, जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या पूछा है, उसमें कह रहा है कि टीसी का जो मान है ना, टीसी का मान दे रखा अपने को कितना, टीसी का मान दे रखा अपने को, टीसी दे रखा है, टीसी बराबर 212 दे रखा है, 212 टीसी का मान 212 दे रखा है। सी का मान पूछा है तो 9/5 गुणा सी प्लस 32 को ले आओ इस साइड तो 212 माइनस 32 बराबर 9/5 गुणा सी, ये माइनस करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा 180 और बराबर 9/5 गुणा सी का मान निकालना है तो 180 गुणा 5, ये 5 गुणा भाग में तो आ जाएगा गुणा में, और जो 9 गुणा में वो आ जाएगा भाग में, 9 दूनी 18, 20, 20 पंजू 100, तो सी का जो मान है वो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। मतलब डिग्री सेंट जो 212 फारेनहाइट, टीसी का मतलब ये फारेनहाइट दे रखा था कि 212 फारेनहाइट है, उसको अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो वो कितना आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ना, ये यहाँ उस एफ को जो फारेनहाइट जो था ना उसको यहाँ टीसी से लिख दिया। ठीक है, तो अगर इस रूप में इसको याद रखें, कई बार इसमें कंपटीशन से संबंधित एक प्रश्न आता है, डिग्री उसको आपके डिग्री को और फारेनहाइट को, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में एक रिलेशन है, वो ये रिलेशन है। ठीक है ना, हालांकि तापमान के जो 3 पैमाने हम पढ़ते हैं, रूमर भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, एक केल्विन पर 4 पढ़ते हैं, केल्विन पढ़ते हैं, तो केल्विन और रूमर का तो नहीं आता, लेकिन केल्विन और फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड इनमें जो है ना वो रिलेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यही याद रखना है, साइंस की दृष्टि से ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ अपना जो सबसे मेन जो टॉपिक है वो ये है कि प्रांत और परिसर से बारे में चर्चा अपने को करनी है। ठीक है, अब देखो ये पहला जो क्वेश्चन है, ये देखो मैंने यहाँ पर एक गोला इसलिए लगाया है कि ये जो 3 पार्ट है ना, ये अपनी एक्सरसाइज 2.3 का है क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट हैं, और उसमें क्या पूछा है, उसमें ये सब दिया हुआ आगे। ठीक है, और उसमें केवल परिसर पूछा, प्रांत नहीं है, तो प्रांत दे रखा है, ये प्रांत ही है। ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि प्रांत अगर ये होना तो परिसर बताओ क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे बहुपद फलन है, और कल मैंने बताया था कि बहुपद फलन अगर हो, भाई ये आपका तत्सम फलन है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है ना, बहुपद फलन के लिए, और हमने कल चर्चा कर ली थी कि बहुपद फलन का प्रांत एक रियल नंबर होता है, सभी में रियल नंबर लिखा हुआ है ना, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। यहाँ केवल उस प्रांत को इसने थोड़ा छोटा कर दिया, अगर प्रांत पूछता तो सीधा यही आता। ठीक है ना, यही आता, लेकिन इसने क्या कह रहा है कि इसका परिसर पूछ रहा है, क्वेश्चन में जो है ना उसमें अपने परिसर पूछ रहा है, तो मैं ये सब हटा रहा हूँ ना, और मैं ये कह रहा हूँ कि अपने को क्या करना है कि हमें पूछ रहा है इसके कि इनका सबका प्रांत बताओ, परिसर क्या हुआ बताओ। तो इनका प्रांत जो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इनका प्रांत आर होगा, इसका भी आर होगा। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो लिख देता हूँ प्रांत, और यहाँ लिखता हूँ परिसर, बस सीधा करेंगे। प्रांत इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा, क्योंकि ये सारे क्या है, बहुपद हैं। ये तत्सम फलन है तो तत्सम फलन का भी प्रांत जो वो आर ही होता है। ठीक है, तत्सम फलन का तो प्रांत और परिसर दोनों ही आर होते हैं, क्योंकि आप कोई भी वास्तविक संख्या रखो, आपको f का मान भी वास्तविक संख्या ही मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब बात आती है इसमें, पहले इनके प्रांत लिख देते हैं, फिर उसके बाद परिसर लिखेंगे। इसमें देखो प्रांत के लिए क्या कहा था कि वर्गमूल के अंदर, मैंने कल कुछ बातें लिखवाई थी कि वर्गमूल के अंदर कोई भी राशि हो तो वो राशि हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी, तभी तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रांत हो कितना जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 आ जाएगा, यानी x का मान जो वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो प्रांत आएगा वो क्या जाएगा, प्रांत जो है इसका वो आएगा 1 भी आ सकता है और 1 से बड़ा भी, मतलब प्लस इनफाइनाइट। तो इसका प्रांत हो जाएगा 1 से लेकर के प्लस अनंत की संख्या है। अच्छा यहाँ जाओ, अब देखो इसमें आप x का कुछ भी मान रखो, कोई भी मान रखो, आप कुछ भी मान रख सकते हो, क्योंकि मॉडलेस है, मॉडलेस वैल्यू दे रखी है। तो ये जो इसमें अगर आप x का मान जैसे 0 रखोगे तो -1 आएगा, -1 को मोड करो तो +1 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास x कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसके लिए f अनडिफाइन हो, यानी परिभाषित नहीं किया जा सके, ऐसा कोई भी x का मान नहीं है अपने पास।
क्योंकि कुछ भी मान रख दो आप, कोई भी वास्तविक संख्या रख दो x का मान, आपको कोई उनको मान तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। और प्रांत क्या था, प्रांत तो ये था कि अगर कोई फलन है, उस फलन का प्रांत वो राशि होती है जिसके लिए वो फलन उस अंतराल के अंदर परिभाषित हो, ठीक है ना। तो परिभाषित होने के लिए यानी एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए यहाँ पर x का मान कुछ भी ले सकते हो आप, सभी के लिए परिभाषित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो प्रांत हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा। इसका प्रांत, अब इसका प्रांत देखो, इसका प्रांत कह रहा है कि एफ एक्स बराबर क्या आएगा, देखो x का मान ये यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ है, ये कर्मित रूप में लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x², ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। अगर आप x लेते हो तो आपको एफ एक्स का मान ये मिलेगा। अब देखो ये जो मान है ना, ये मान कब डिफाइन नहीं होगा, ये मान तब डिफाइन नहीं होगा जब 1 + x² बराबर 0 हो, और 1 + x² बराबर 0 कब होगा, जब x² बराबर -1 हो, और x² बराबर -1 तो कभी नहीं आएगा। यानी कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्ग करें -1 आ जाए, ऐसा नहीं है। -1 किसी संख्या का वर्ग होता है, लेकिन वो काल्पनिक संख्या होती है, माइनस से मतलब आइटा जो होता है ना, आइटा, उस आइटा का स्क्वायर -1 होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अपन बात करें वास्तविक संख्या संबंधित, क्योंकि हमने जब फलन की जो ये बात पढ़ी थी कि फलन कब परिभाषित होगा, उसके लिए हमने कहा था कि फलन का मान एक परिमित राशि होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए और अनिर्धारीय फॉर्म न बने, ठीक है, 3 चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आइटा अगर आ जाएगा तब तो क्या हो जाएगा, वो रियल नंबर तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो मान है ना, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, 1 + x² जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी आप कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, हर वास्तविक संख्या के लिए ये जो मान है ना, ये हमेशा ही आपके पास कोई इनको मान देगा। यानी ये 0 केवल एक ही स्थिति में हो सकता है कि 1 + x² बराबर 0, केवल एक ही स्थिति में हो सकता है जब x² बराबर कितना हो, आइटा हो, तब तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये x का जो मान है वो आइटा हो नहीं सकता, x का जो मान है वो आइटा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि x क्या चीज़ ले रहे हैं, हम वास्तविक संख्या ले रहे हैं, काल्पनिक संख्या के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, तो प्रांत कभी काल्पनिक संख्या होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका प्रांत तो सभी का ले दिया। अब आ जाओ परिसर में। परिसर में हमें क्या करना होता है कि ये जो प्रांत हमने लिखा है, इस प्रांत के मान उस फंक्शन में रखें, और वो जो फंक्शन का जो मान हमें मिले वो मान क्या आएगा, वही अपना परिसर होगा। अब देखो इसमें r कोई भी वास्तविक संख्या रखो इसमें, ठीक है ना, इसमें x का मान कुछ भी रखो, आप कोई ना कोई मान रखोगे, आपको कोई ना कोई मान जरूर मिलेगा। यानी यूँ कह सकते हो आप कि 2 - 3x, अगर आप x बराबर 0 लोगे ना तो आपको एफ एक्स का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अगर आप x बराबर 2/3 लेते हो तो आपको एफ एक्स का मान 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप x बराबर -1 लेते हो तो एफ एक्स का मान 5 मिल जाएगा। अगर आप x बराबर +1 लेते हो तो एफ एक्स का मान -1 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखना क्या हो रहा है, x बराबर 0 लिया तो भी अपने को 2 मिल गया, ऐसी कोई संख्या ली 0 मिल गया, -1 लिया 5 मिल गया, +1 लिया -1 मिल गया। अगर आप प्लस की संख्या और बढ़ाती जाओ, x की संख्या, x का मान -1 -2 -3 इस प्रकार से करते जाओगे तो f(x) के मान जो है ना वो प्लस में मिलते जाएंगे, क्योंकि अगर x का मान माइनस में रखोगे तो माइनस माइनस गुणा होगे प्लस, तो संख्या बढ़ती चली जाएंगी। यानी आप x माइनस वाली संख्या जितनी छोटी आप रखोगे, जितनी संख्या छोटी लोगे f(x) का मान उतना बढ़ा जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ x का मान जितना बड़ा लोगे इसका f(x) का मान उतना छोटा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप x का मान कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, हर ही स्थिति में आपको 2 - 3x का मान है वो भी एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी। इसका मतलब इसका परिसर जो है वो कितना जाएगा, r ही आएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा डाउट हो तो इस प्रकार से निकाल सकते हो कि आप इनको 2 - 3x जो है ना, इसको एक बार y के बराबर कर लो और यहाँ से x का मान निकालो, तो 2 - इस 3x को आगे ले गया 2 - y और x बराबर 2 - y/3। अब यहाँ जो y है ना, इस y का ऐसा कोई मान देखो, क्या है क्या कोई ऐसा मान जिसके लिए ये चीज़ x का जो मान है वो अपने को कोई काल्पनिक संख्या मिल जाए, या कोई अनंत माना जाए, या फिर कोई 0/0 या अनंत/अनंत इस प्रकार की फॉर्म बन जाए। y का मान कोई भी ऐसा नहीं है। अगर आप 0 लोगे तो भी x का मान मिलेगा, 1 लोगे तो भी x का मान मिलेगा, 2 लोगे तो भी x का मान मिलेगा। यानी कोई भी वास्तविक संख्या लो, आपको x का मान वास्तविक संख्या मिलेगी, ठीक है ना। इसका मतलब y का मान हम वास्तविक संख्या ले सकते हैं, ठीक है ना। और y कौन थी भाई, y f(x) के बराबर ही तो है, इसी को तो हमने y माना है, और f(x) का जो मान है वही तो परिसर होता है। तो इसका मतलब y का मान हम कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो इसका परिसर जो वो क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, अब देखो यहाँ पर जो है ना, इसमें क्या होगा
कि आप x बराबर, अगर जैसे मान लो कुछ मान रख के देखता हूँ मैंने x बराबर 0 रखा तो मुझे एफ एक्स का मान कितना मिल गया, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 यानी 2। मैंने x बराबर -1 रखा तो एफ एक्स का मान कितना मिल गया, -1 का स्क्वायर 1, 2 1 3। मैंने x बराबर -1, ये तो प्लस का 1 रखा, सॉरी -1 रखा था फिर +1 रख दिया, तो भी मुझे एफ एक्स का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप एफ एक्स का जो मान, यहाँ एक्स का कुछ ही मान रखोगे, आप एक्स का कोई भी मान रखोगे आपको एफ एक्स का कोई ना कोई मान मिल ही जाएगा। ठीक है ना, और मान जो मिलेगा वो मिलेगा हमेशा पॉजिटिव राशि, नेगेटिव राशि तो आएगा नहीं। नेगेटिव राशि तो इसका मान आ ही नहीं सकता, आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या माइनस में रखा तो भी प्लस में आ रहा है, प्लस में रखा तो भी प्लस में आ रहा है। ठीक है ना, अब इसका मान 0 भी नहीं हो सकता। 0 कब हो, 0 तब हो सकता है जब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो, -2, और एक्स स्क्वायर का मान -2 संभव नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उस स्थिति में x बराबर क्या होगा, -2 का वर्गमूल, और ये क्या आएगा, √2 आएगा। ये तो काल्पनिक संख्या आ गई ना, वर्गमूल में माइनस वाली संख्या अपने को नहीं लेनी है। ठीक है, तो उनसे अपने को बचना है, क्योंकि हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। जब कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ तो अपन आइटा के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका मान क्या आ सकता है, यानी इसका न्यूनतम मान जो है ना वो तो क्या आ सकता है, अपने को मिल सकता है 2 कब मिलेगा, जब x बराबर 0 हो। ठीक है ना, उसके बाद में इसका जो मान है वो बढ़ता ही चला जाएगा, चाहे माइनस वाली संख्या रख देना और चाहे प्लस वाली संख्या रख देना। और ये आ गया अपना कौन सा, एफ एक्स बराबर आ गया अपने पास से तत्सम एक्स, और ये होता है तत्सम फलन। तत्सम फलन का प्रांत और परिसर दोनों ही आर ही होते हैं, क्योंकि आर रखोगे नहीं, वास्तविक संख्या मान रखोगे तो वास्तविक संख्या को मिलेगी। इसमें आ जाओ, इसमें क्या आएगा, अब देखो सीधी सी बात है, वर्गमूल का मान कभी माइनस में तो आएगा नहीं, तो माइनस वाली संख्या तो इसका आ ही नहीं सकती, इसका मान तो आएगा हमेशा प्लस में। ठीक है, प्लस में आएगा। अब ये मान 0 हो सकता है क्या, हाँ 0 हो सकता है, जब x बराबर 1 ले तो x बराबर 1 पर ये 0 हो सकता है, तो 0 भी आपको मिलेगा, 0 भी मिलेगा। ठीक है, और 0 से बड़ी पर कोई भी संख्या इसमें मिल सकती है, कोई भी पॉजिटिव राशि आपको मिल सकती है, नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसमें x-1 का मान, ये देखो इसका मान 0 हो सकता है, कब, जब x बराबर 1 लोगे तो इसका मान 0 तो हो सकता है। ठीक है, 0 हो सकता है, माइनस में नहीं आएगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, और मॉडुलस जो है वो तो हमेशा क्या करता है, माइनस का प्लस ही तो करता है, तो ये हमेशा ये राशि किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 से लेके और प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अच्छा अब आओ इसमें, अब इसमें देखो क्या था, ये अपना मान ये है कि एफ एक्स बराबर है x² + 1 + x²। ठीक है, अब ये परिभाषित कब नहीं होगा, जब 1 + x² बराबर क्या हो, 0, और ये तो संभव ही नहीं है भाई, 1 + x² बराबर 0 संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x² का जो मान है वो -1 आए तब हो, और x² का मान -1 नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो राशि है ना, अब बात आती है ये कि आप x का मान कुछ भी रखोगे, x का मान जैसे मान लो आपने 0 रख दिया, तो x का मान 0 रखते ही आपको 0 मिल जाएगा। एक तो भाई आपने x बराबर 0 रखा तो आपको एफ एक्स का जो मान है ना वो मिल गया 0, मिल गया। अगर आपने x बराबर रखा 1 रखा तो एफ एक्स का मान कितना आ गया, 1 रखा तो एफ एक्स का मान आ गया अपने पास से 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/2। ठीक है, और अगर आपने x बराबर 2 रखा तो f1 का मान कितना, f2 का मान कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और 4/5। ठीक है, अगर आपने x का मान -1 रखा, क्योंकि -1 भी तो रख सकते हैं, तो f-1 का मान कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। -1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, तो 1/1 + 1 यानी 1/2। ठीक है, अगर आप x बराबर -2 रखोगे तो f-2 का मान कितना आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4/5। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, ये है बात है कि आप चाहे आप यहाँ x का मान चाहे आप नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो। ठीक है, x का मान चाहे आप नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ एक्स का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो x का मान रख रहे हैं, x का अंदर स्क्वायर है तो हमेशा प्लस ही मान देगा। ठीक है, इसका मतलब ये इसका जो परिसर है वो आना था प्लस की संख्या। 0 आ सकता है क्या, 0 आ सकता है कब, जब x बराबर 0 ले तो ये 0 भी आ सकता है, मतलब ये 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ी राशि भी आएगी, प्लस में आएगी। अब देखो बात यह है कि ये कहाँ तक जाएगी प्लस में, ये भी सोचने वाली बात है ना। हमने मान रखा 0 तो 0 आ गया, 1 रखा 1/2 आ गया, 2 रखा 4/5 आ गया। आप कितनी बड़ी संख्या रख लो, जैसे मान लेता है कि मैं x बराबर मैं रखता हूँ 100, तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स का मान कितना आएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 बटे 1 + 10,000, मतलब 10,000 बटे 10,000 प्लस
10,000 प्लस 1, यह क्या ना। अब 10,000 में 10,000 प्लस 1 का भाग दोगे तो देखो ये संख्या अगर 10,000 की होती, 10,000 बटे 10,000 होता तब तो 1 आ जाता, लेकिन बट्टे में क्या आ रहा है, 10,000 से एक संख्या नीचे ज़्यादा है, मतलब ऊपर जो भी संख्या आएगी ना उसके हर में उस संख्या से एक ज़्यादा आएगी। अब सीधी सी बात है, ऊपर तो 2 है नीचे 3 हो, तो ऊपर वाली संख्या तो छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है। जो छोटी संख्या में, ठीक है ना, छोटी संख्या में उससे ठीक बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है तो वो भागफल हमेशा 1 से छोटा आता है। जैसे 2 में 3 का भाग दोगे तो एक, अगर ये 3 हो जाता ना तब तो भाग पूरा चला जाता, लेकिन 2 में 3 का भाग दोगे तो ये भाग तो 1 से छोटा आएगा भागफल तो, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आप 100 में 101 का भाग दोगे तो ये संख्या भी कितनी आएगी, हमेशा छोटी आएगी 1 से, ठीक है। अगर आप 10,000 अगर ले रहे हो, 10,000 में 10,001 का भाग दोगे तो भी ये क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। मतलब ये है कि ऊपर तो हो संख्या छोटी, नीचे उससे ठीक एक बड़ी हो, तो उसका जो भागफल है ना, मतलब छोटी संख्या में उससे ठीक एक बड़ी संख्या का भाग दोगे तो वो संख्या हमेशा 1 से छोटी ही आएगी। तो ये देखो सब 1 से छोटी आ रही है, ठीक है ना, 1 से छोटी आ रही है। इसका मतलब यहाँ देखो बात तो ये बननी है कि ऊपर तो संख्या आएगी, उस नीचे उससे ठीक बड़ी संख्या आएगी, तो ऊपर वाली संख्या में भाग दिया जाएगा नीचे वाले का। ये अंश अगर ये हो गया, अंश में संख्या जो आ रही है हर में उससे एक बड़ी संख्या आएगी, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि हर जो वो अंश से एक बड़ा हो गया, एक बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो अगर ऊपर वाली में संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे तो ये भागफल हमेशा 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो परिसर है ना वो क्या होगा, 0 तो इसका मान आएगा, लेकिन कभी भी 1 नहीं होगा, 1 से छोटा ही आएगा। ये जो मान है ना, x के किसी भी मान के लिए आप कोई भी मान रख देना, f(x) का मान जो वो आपको 1 नहीं मिलेगा, हमेशा 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो इसका जो परिसर वो कितना हो गया, 0 से लेकर के 1 तक हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रांत और परिसर संबंधित, ठीक है। प्रांत के लिए मैंने तरीका बता दिया था कल की क्लास में। परिसर से अपने को ये देखना होगा, इसी तरीके से हम परिसर को ढूंढेंगे कि इनके मान क्या क्या मिल सकते हैं। जो मान f(x) के जो मान मिल सकते हैं उन मानों का जो समुच्चय होगा वही अपना परिसर कहलाता है, ठीक है। तो वो परिसर जो है वो समुच्चय अपने को ढूंढना है, और हमने कुछ प्रश्न किए हैं। अभी प्रांत और परिसर के ऊपर हमें ये जो अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी हम 11th क्लास और 12th क्लास से पहले जो फंक्शन का पार्ट है उसको खत्म करेंगे। उसके बाद में जो हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना उसमें हम प्रांत और परिसर के बारे में और पढ़ेंगे, क्योंकि प्रांत और परिसर के ऊपर एक प्रश्न जो है ना वो हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। जब जिस कंपटीशन एग्जाम में अगर फंक्शन का टॉपिक है ना, ठीक है, तो उसके अंदर प्रांत और परिसर यानी आपका डोमेन और रेंज से संबंधित क्वेश्चन जो है ना वो हर बार आता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में जो है ना वो अपनी 11th क्लास का जो पार्ट था ना वो तो हो गया कंप्लीट। अब 11th क्लास में एक विभिन्न प्रकार के फलनों के प्रकार और उनके ग्राफ दे रखे हैं। तो कल की क्लास जो है ना अपनी उसी को लेकर के होगी। हालांकि 11वीं क्लास की बुक में जो एक्सरसाइज है वो तो हो गई खत्म, ठीक है। अब उसमें कुछ फंक्शन है उनके ग्राफ दे रखे हैं, उन ग्राफ पर को हम पढ़ेंगे और फिर अपन 12वीं क्लास में इंटीग्रेट जाएंगे। 12वीं क्लास के अंदर जो फंक्शन का पार्ट है उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।